everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about refraction through glass slab. As you all know, we have already done a brief introduction on refraction, so you can go to the link and check the description box as well. This is a rectangular glass slab. Glass slab ये rectangular एक piece होगा जो completely glass material का बना होगा और completely filled होगा with glass. Okay. So इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ray of light को incident करा रहे हैं, तो इस ray को हम बोलेंगे incident ray, क्योंकि इस राइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं. ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा होगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है. अब देखो ये है हमारी नॉर्मल, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. हमने लास्ट क्लास में बात की है कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है. तो देखो ये लाइट क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है. ठीक है. अब इस लाइट को वापस से क्या करना है, एयर में एमर्ज करना है. ठीक है. क्योंकि इस लाइट को, रे ऑफ लाइट को वापस से एयर में एमर्ज करना है, इसलिए इस लाइट को, इस रे को हम बोलेंगे एमर्जेंट रे. और ये एमर्जेंट रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको वापस, इस जो ग्लास मीडियम है ये है डेंसर मीडियम और ये एयर है रेयरर मीडियम. जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो वो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो सी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है. ठीक है. और ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही होगी, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस. ठीक है. अब एक नोटिस करने वाली बात है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब कोई लाइट, जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो मतलब स्ट्रेट पाथ वो फॉलो करती है. ठीक है. मतलब इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अभी तो यहाँ पे एयर मीडियम में, एयर वाले मीडियम में है, देन अगेन उसको एयर वाले मीडियम में ही आना है. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू एमर्जेंट रे. क्यों? क्योंकि लाइट को अगेन उसी वाले मीडियम में आना है. दैट इज, देखो इसको एक्सटेंड करो तो ये क्या करेगी, देखो ये दोनों रे जो है ये पैरेलल है. अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखूंगी तो इंसिडेंट रे हमेशा एमर्जेंट रे के पैरेलल होगी. ठीक है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस के. होना क्या चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या था, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल है. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल कब होता है, जब यहाँ पे रे बेंड नहीं करती, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से चलती. बट ऐसा तो जब एक लाइट, जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट तो बेंड हो जाती है. इसीलिए ये क्या हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ एमर्जेंस के. तो अब आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इसमें सबसे पहला लॉ आता है स्नेल्स लॉ. ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ लो. स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो एंगल, जब कोई मीडियम चेंज होता है रे ऑफ लाइट का, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका साइन, उसके रेशियो किसका, साइन का. मतलब ratio of sine of angle of incidence to ratio of sine of angle of refraction is constant. देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि लाइट कर जाती है बेंड. ये बात हमें समझ में आ गई. बट उन्होंने देखा कि भाई कुछ तो रिलेशन होगा दोनों में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में. तो जब उन्होंने बहुत सारी पुटअप किए वैल्यूज, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बहुत सारे एंगल्स पे लाइट जब डाली, रे ऑफ लाइट डाली, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक रिलेशन बन रहा है. जैसे जैसे मान लो एंगल आई का एंगल I1 पे एंगल R1 बना, एंगल I2 पे एंगल R2 बना, एंगल I3 पे एंगल R3 बना. मतलब ये जो वैल्यूज आ रही थी, इन्होंने देखा कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to ratio of sine of angle of refraction is always constant. मतलब साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट आएगा. चाहे आप साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट कर लो. तो अगला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा. मतलब आप किसी में भी कर लो, वैल्यू आ रही है सेम.
और ये जो सेम वैल्यू है ये एक मीडियम के लिए भी सेम होती है। मतलब जब जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करेगी तो वाटर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आपके लिए मतलब कांस्टेंट हो गई है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। जब उन्होंने इस कांस्टेंट को चेक किया तो वो आया 1.33। ठीक है, ऐसे ही डायमंड का भी देखा गया, ऐसे ही और सारे ग्लासेस का भी देखा गया। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, इसकी वैल्यू बट कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब एयर से लाइट जब जब वाटर में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.33। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मतलब उसको सिंबल उसका क्या है, इस तरीके से। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, म्यू भी लिखते हैं। तो अभी हम जैसे एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। हमें यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर पता चल रहा है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या हो जाएगा, और ये हमेशा आएगा कांस्टेंट। इसको डिनोट कर, इसको क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो सेकेंड मीडियम यहां पे आपका क्या है, वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर, दैट इज फर्स्ट, दैट इज एयर। तो हमेशा क्या होगा कि लाइट जहां से ट्रैवल करती हुई आ रही है उसको आपको बाद में लिखना है, और उस मीडियम जैसे वाटर में आ रही है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता चल रहा है, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इसके सेकेंड लॉ पे। इसके बारे में अभी हम इसके फॉर्मूला सब कुछ बात करेंगे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ सेम रिफ्लेक्शन वाला ही लॉ है, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब अगेन सिमिलर है कि प्लेन सेम होगा। मान लो कि लाइट यहां से रिफ्रैक्ट करिए तो यहीं से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहां से, तो सेम प्लेन में ही वो रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब रिफ्रैक्ट जैसे यहाँ पे तो ऐसे ही चली जाती थी ना लाइट, बट यहाँ पे बेंड कर जाएगी। ठीक है, बट प्लेन इज ऑलवेज द सेम। ओके, तो ज्यादा लॉज में इसके बात पढ़ने के लिए नहीं है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, पहला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूले की। अगर आपको देखो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। ओके, जैसे जैसे मीडियम बदलता है वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी बढ़ती है डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जैसे एयर, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लो आपको इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट को हम कह रहे हैं C1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। C2 कह रहे हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है वो क्या हो जाएगा, देखो यू नो नीड टू प्रूव एवरी फॉर्मूलाज हेयर। ओके, यहाँ पे आपका प्रूफ फॉर्मूला में आपके एग्जाम में नहीं है, बस आपको क्या समझना है कि भाई फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ओके, थर्ड फॉर्मूले के ऊपर आते हैं हम। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम पता है, अगर आपको ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट नहीं सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आप निकाल सकते हो। कैसे, रेसिप्रोकल कर दो। जैसे आपको 2 1 का निकालना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम आप रेसिप्रोकल कर दो उसको, 1/n/2। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पे हम स्पीड की बात करें तो स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे भी C2 भी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या होगी, मीटर पर सेकंड में ही होगी। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए ये क्वांटिटी है बट कोई इसकी यूनिट नहीं है। अभी तक हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, मतलब किसी मीडियम का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हमें किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम का ही प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 था, तो मीडियम 1 को हमने यहाँ पे वैक्यूम कंसिडर कर लिया। वैक्यूम मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका, मीडियम 2 का। देखो कैसे, ये है मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू नथिंग। वैक्यूम इज व्हाट, वैक्यूम इज नथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई बाय साइन आर। तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा इसका, ऐसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, अब ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पता है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये सारे फॉर्मूले बस याद करते चलो, ये सब अप्लाई होंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स करने में काम आने वाले हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये आपके पेपर में नहीं है। आपको कुछ फॉर्मूले हैं बस याद रख लेने हैं। हाँ, कहाँ से इवॉल्व हुए हल्का फुल्का ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। अब देखो, अभी तक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, बट तब क्या होगा जब 3 मीडियम इन्वॉल्व होंगे। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपसे पूछे कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 क्या होगा, तो आपको अगर पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 पता है, तो दोनों को अगर हम इनटू कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 हमें पता चल जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, इसको अगर हम इनटू कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। यहाँ पे हमने 3 डायग्राम्स लिए हैं। मीडियम 1 कांस्टेंट रखा है, दैट इज एयर, और यहाँ पे मीडियम 2 बदल रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में वाटर, दूसरे में ग्लास और तीसरे में डायमंड लिया है। तो यहाँ पे हम बेंडिंग टेंडेंसी देख रहे हैं, किसमें कितनी बेंडिंग कैपेसिटी है। जैसे रे ऑफ लाइट जब वाटर में पड़ी तो देखो कितनी बेंड हुई, ग्लास में थोड़ी और ज़्यादा बेंड हुई, डायमंड में थोड़ी और ज़्यादा बेंड हुई। तो मैंने आपको बताया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर मीडियम का कांस्टेंट होता है। जैसे कि वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का 2.42। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, बेंडिंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो बेंडिंग कैसी हो रही है, ज़्यादा, और बेंडिंग ज़्यादा हो रही है क्यों हो रही है, देखो वाटर में मॉलिक्यूल्स है कम, ठीक है, ग्लास में और ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं इसके बीच में, तो लाइट को दिक्कत हो रही है सीधा ट्रैवल करने, वो क्या कर रही है, बेंड करके ट्रैवल कर रही है। और डायमंड में क्या हो रहा है, और ज़्यादा डेंस है मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा डेंस है उसके एटम्स, तो ये क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा लाइट को बेंड करना पड़ रहा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या समझे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या करेगी, बढ़ेगी, और डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बेंडिंग बढ़ती रहेगी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी कम। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी वाटर में, देखो एयर में सबसे ज़्यादा होती है, फिर वाटर में होगी स्पीड ऑफ लाइट, देन ग्लास में, देन
डायमंड में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एटम्स हैं वो उसको हिंडरेंस क्रिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे, अगर कोई जैसे मान लो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में अगर किसी को गाड़ी चलानी है तो वो क्या करेगा, गाड़ी को बेंड करके लेके जाना, इधर से उधर जिगजैग मूवमेंट करके लेके जाना पड़ेगा। बट अगर रोड खाली है तो क्या देखेगा, सीधा सीधा चला जाएगा। तो बेंडिंग कहाँ होगी, जहाँ पे डेंसली पार्टिकल्स, क्लोजली पार्टिकल्स अटैच होंगे, ठीक है, क्लोज पार्टिकल्स होंगे तो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी होगी, बढ़ जाएगी, जैसे कि डायमंड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ज़्यादा बेंड कर रही है। तो इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब लेंसेज के बारे में।